हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे टी लिमिटेड जो है वो ई लिमिटेड को अक्वायर करना चाहता है। टी लिमिटेड का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे हमको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ₹10 के इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 12 लाख। अब ये 12 लाख इतना बड़ा अमाउंट देख के क्या लग रहा है इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग मतलब ये नंबर ऑफ शेयर गिवन है। अगर यहीं पे आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, सिर्फ ₹10 इक्विटी शेयर और यहाँ 12 लाख, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता। अब टी लिमिटेड प्लान टू ऑफर अ प्राइस फॉर ई। टी लिमिटेड ऑफर करना चाहता है एक प्राइस ई को। कैसे? अब बिजनेस एज अ होल विल बी 7 टाइम EBITDA रिड्यूस बाय आउटस्टैंडिंग डेट टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर एट मार्केट प्राइस। देखो यहाँ पे क्या बोला, टी लिमिटेड ने ई को बोला कि हम आपके बिजनेस का वैल्यूएशन ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? 7 टाइम EBITDA रिड्यूस बाय आउटस्टैंडिंग डेट। तो ये EBITDA लिख लिया हमने ई का, 7 टाइम कर दिया उसका तो इतना आया, माइनस कर दिए डेट तो वैल्यूएशन इतना आया। और टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर एट मार्केट प्राइस, जो टी लिमिटेड है ना इस वैल्यूएशन को डिस्चार्ज करेगा खुद के शेयर से एट मार्केट प्राइस। तो हमने टी लिमिटेड के मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दिया जो का 220 रुपये था। ये 220 रुपये था, तो आ गया हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर जो है वो टी लिमिटेड ई लिमिटेड को इशू करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, PQR अक्वायर करना चाह रहा है XYZ लिमिटेड को। इसका डाटा गिवन है, इसका डाटा गिवन है। दोनों कंबाइन होते हैं अगर तो सिनर्जी आती है। उस सिनर्जी की प्रेजेंट वैल्यू दी है 80 लाख रुपए। याद रखना, अगर कोई प्रेजेंट वैल्यू दी होती है तो वो प्रेजेंट वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो हमेशा सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू होगी। हमेशा ही ये याद रखने वाला पॉइंट है, सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू होगी वो। अब दोनों कंबाइन हुए। PQR ने क्या किया, इसके मैनेजमेंट के कुछ पक्ष को कम कर दिया, उनकी सैलरी कम कर दिया और वो जो एक्स्ट्रा मज़े ले रहे थे वो मज़े कम कर दिया। तो हर साल 4 लाख रुपए की और सेविंग होने लगी। ये रिकरिंग हर साल हो रही है, तो ये रिकरिंग सेविंग हो रही है हमको। तो ये क्या है, रिकरिंग सिनर्जी है, मतलब ये सिनर्जी इन अर्निंग है। अगर मैं इस 4 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कर दूँ तो वो सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू बन जाएंगी। और इस 4 लाख का प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 30 लाख रुपए, तो ये सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू बन गई। ये सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू, ये सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू, अभी दोनों ऐड होने लायक बन गए। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर जो PQR ऑफर कर सकता है XYZ को। मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम आप स्वैप रेशो निकाल लो। इसने एक शेयर इसके चरणों में रखा तो बदले में अपना कितना शेयर देगा उसका मार्केट प्राइस निकालो तो पता चल जाएगा मेरे को मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर। अब देखो मैक्सिमम स्वैप रेशो निकालना है और मेरा यहाँ पे रिलेवेंट फार्मूला क्या होता है इसका, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। और सारी की सारी सिनर्जी मैं किसको दे देता हूँ, टारगेट को दे देता हूँ। अब सिनर्जी यहाँ पे मार्केट वैल्यू में भी है और अर्निंग में भी है, तो मैं कौन सी लूँ, रिलेवेंट फैक्टर मेरा कौन सा है, मार्केट प्राइस है, तो मैं यहाँ मार्केट वैल्यू वाली सिनर्जी ही लूँगा। मैं बोलूँगा मार्केट वैल्यू वाली दोनों सिनर्जी सारी डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर ऑफ यूर, सारी की सारी तुम रख लो। अब व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच मैनेजमेंट ऑफ XYZ विथ विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोल इंटरेस्ट। मतलब गिरे से गिरी हालत में जो मिनिमम प्राइस होगा इक्विटी शेयर का, एट विच जो मैनेजमेंट है वो अपना कंट्रोल इसको दे देगा, वो कितना होगा, ये बोलेगा कि भाई हमारा अभी इतना चल रहा है, उतना तो चाहिए हमको, प्लस जो हमारे मज़े थे वो भी चाहिए। मज़े कितने थे इनके, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख थी, डिवाइडेड बाय प्रमोटर के शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो आ गया एक शेयर में कितना फ़ायदा हो रहा था, तो मिनिमम आ गया 31.5। यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं हम, मिनिमम स्वैप रेशो कैसे क्या होगा उसका, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर और सारी की सारी सिनर्जी मैं PQR को दे दूँगा। यहाँ पे रिलेवेंट फैक्टर क्या है, मार्केट प्राइस। तो सिनर्जी वाली कौन सी लूँगा मैं, केवल अर्निंग वाली सिनर्जी नहीं लूँगा, केवल लूँगा किसकी, मार्केट वैल्यू में जो सिनर्जी थी वो सारी की सारी इसको दे दूँगा। तो मार्केट वैल्यू में सिनर्जी कितनी थी, 80 लाख और 30 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख शेयर होल्डर इसके थे। तो मैंने सारी की सारी जो सिनर्जी थी एक्वायरर तुम्हारे शेयर होल्डर को दे दिया और प्लस 40 किया मैंने तो 47.333333 आया। अब 24 डिवाइडेड बाय 47.333333 तो मेरा मिनिमम स्वैप रेशो आया इतना। मतलब एक शेयर इसने इसके चरणों में रखा तो बदले में इसको कितना 0.50 शेयर देगा। इसको अगर मैंने 40 से इंटू किया तो इसने अपना 24 रुपये वाला शेयर इसके चरणों में रखा, बदले में ये इसको 20 रुपये वाला शेयर देगा। ऐसा ये मानेगा क्या कि मैं मुझे 24 रुपये वाला शेयर दे रहा हूँ और बदले में तो मुझे 20 वाला, तो मेरे को इसके शेयर होल्डर को लॉस होगा, तो ये डील होगी नहीं। तो ये मिनिमम स्वैप रेशो गलत है, कम से कम ये लोग 24 तो लेंगे ही लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 में एक्वायरर कंपनी है, टारगेट कंपनी है और ये मर्ज कंपनी का डाटा है। ईएई में मैंने इसकी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और सिनर्जी नाम की क्वेश्चन में कुछ चीज़ गिवन ही नहीं थी। अगर गिवन नहीं है तो हम बोल देते हैं कि भाई है ही नहीं। दोनों का टोटल क्या, मर्ज फर्म का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। बीच का क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, ठीक है। मार्केट वैल्यू मैंने इसकी निकाल लिया, मार्केट वैल्यू इसकी निकाल लिया, मार्केट वैल्यू इसकी निकाल लिया। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू। मेरे को मैक्सिमम स्वैप रेशियो निकालना है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस। क्वेश्चन से मैंने डाटा इंटरप्रेट किया तो पता चला कि मेरे को मैक्सिमम निकालना है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस। फॉर्मूला क्या होगा, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। एक्वायरर ने टारगेट को सर पे बिठा लिया, फेयर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, और मैक्सिमम में तो सारी की सारी सिनर्जी मैंने टारगेट को दे दिया कि भाई हद से हद में तुझे इतना दे सकता हूँ, सारा फ़ायदा तू रख। तो सिनर्जी कितनी है, ये दी हुई है, इसको डिवाइड कर दो इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1.5 लाख से। ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ ईपीएस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं और ये सिनर्जी मार्केट वैल्यू की है, तो ये नहीं ले सकते। देखो ईपीएस के टर्म से सॉल्व हो रहा है तो हम सिनर्जी ईपीएस वाली ही लेंगे, जो कि गिवन ही नहीं है। मार्केट वैल्यू की सिनर्जी नहीं लेना है यहाँ पर। अब ये जो एक्वायरर कंपनी का सीईओ है ना, वो इस कंपनी को ख़रीदना चाहता है और कैश पे करना चाहता है। जो इसको कैश पे करेगा उसको वो कहीं से बोरो करके लेके आ रहा है 15% के ब्याज पे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। और देखो यहाँ पे कैश पे कर रहा है वो, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गिवन है। तो ये फॉर्मूला, ये टेबल ध्यान में आना चाहिए। कैश पे कर रहा है मतलब यहाँ से कैश माइनस होगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दी हुई है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब दोनों में से कोई एक ही माइनस हो सकता है। तो हम हमेशा ये प्रीफर करते हैं आफ्टर टैक्स वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को उड़ा देते हैं। हमने ईएई लिखे इसकी सिनर्जी कुछ गिवन नहीं थी, और यहाँ से हम माइनस कर देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये मर्ज फर्म का ईएई आ जाएगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे निकालें, हम कितना कैश पे कर रहे हैं वो गिवन ही नहीं है हमको, तो हम इसको एक्स मान के सॉल्व कर लेंगे और रिवर्स कैलकुलेशन। और क्वेश्चन में गिवन था हम उतना ही कैश ऑफर करेंगे ताकि हमारा एक्वायरर का ईपीएस मेंटेन रहे। हमने यहाँ पे हमारा ईपीएस 4 सेट कर दिए। नंबर ऑफ शेयर 20 लाख आया। ईएई हम एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ईएई कैसे कैलकुलेट होगा, 80 लाख प्लस 15 लाख 15.75 लाख माइनस जो भी हमारा ये अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कैश पेड ऑन आफ्टर टैक्स वाला था माइनस होता है। तो कैश पेड जो भी हमने फंड बोरो किए थे इनटू इंटरेस्ट का परसेंटेज और आफ्टर टैक्स लेते हैं। एज अ बैलेंसिंग फिगर हम कैश पेड निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, देखो यहाँ पे वीक कंपनी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है ना वो वीक कंपनी को ख़रीदना चाहती है, मतलब ये टारगेट कंपनी हो गई और ये एक्वायरर कंपनी हो गई। हर बार जो है ना इस साइड एक्वायरर होती थी और इस साइड टारगेट होती थी। तो जो मैंने ये पॉइंट पढ़ा था, ये पहला वाला, कि क्वेश्चन हमको फर्स्ट कॉलम में क्या दे सकता है, टारगेट दे देगा, और सेकंड कॉलम में एक्वायरर दे देगा और प्रैंक कर देगा हमारे साथ। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही किया है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे को कि अब इधर टारगेट हो गई है और इधर एक्वायरर हो गई है। इसका क्या दिया हुआ है, ग्रॉस एनपीए दिया हुआ है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू, और ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये फालतू, और प्रमोटर होल्डिंग दिया हुआ है। मैंने बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करना है स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन अबव वेट। स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्वैप रेशियो कुछ नहीं बोला तो फेयर स्वैप रेशियो, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। रिलेवेंट फैक्टर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में गिवन ही है, एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, ये सारे गिवन है। अब देखो मेरे को ग्रॉस एनपीए वाला निकालना है, तो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, 40 डिवाइडेड बाय 5 8 आता है, ठीक है। मतलब ये कॉलम इधर उधर हो गए। अब इसने अपना 1 शेयर इसको दिया, बदले में इसको अपने 8 शेयर देगा क्या, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे पढ़ा था, अगर कोई भी स्वैप रेशियो बेस्ड होता है नेगेटिव पैरामीटर्स में, है ना, जितना मतलब वेयर लोअर ऑफ सच रेशियो कंसीडर बेटर, एग्जाम्पल ग्रॉस एनपीए, डेट इक्विटी रेशियो, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूले को अल्टी पल्टी कर देते हैं, एक्वायरर को ऊपर कर देते हैं, टारगेट को नीचे कर देते हैं। वैसे ही ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट जितनी ज़्यादा हो उतना ख़राब है, तो मतलब जितना कम ये रेशो होगा उतना अच्छा होगा। तो हम ये नेगेटिव पैरामीटर पे बेस है तो हम फॉर्मूले को उल्टी पल्टी कर देंगे, एक्वायरर को ऊपर टारगेट को नीचे, तो आता है 0.125। वैसे ही
कैपिटल एडिकेसी रेशो तो अच्छा रेशो है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव पैरामीटर पे बेस्ड है, मार्केट प्राइस नॉर्मल है, बुक वैल्यू भी नॉर्मल ही है, तो हमने इसका स्वैप रेशो निकाले, ये आया। अब उसको उसके बाद ये जो वेट असाइन किए थे ना उससे इंटू किए तो आंसर ये आया, फिर सारे का टोटल किए तो 0.175 आया, ये हमारा नया स्वैप रेशो बना, है ना। और देखो अब क्वेश्चन एक और ट्रिक कर सकता है, अगर ये कैपिटल एडिकेसी रेशो में ये 5 की जगह पे -5 होता या फिर -16 होता तो सेम ऐसा ही कैलकुलेशन होता, बस ये जैसे 0.0875 आया तो अब यहाँ माइनस में लिखते हैं हम और कैलकुलेशन में वो माइनस से सॉल्व होता, बस साइन चेंज हो जाते हैं इस रेशो में भी और यहाँ पे भी। अब क्वेश्चन बोलता है कि इनकी क्या मर्ज वाली बैलेंस शीट भी बनाओ, तो क्या होगा, सिंपली इसकी असेट दोनों की ऐड हो जाएंगी, सारी लाइबिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी, लेकिन असेट में जो भी अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसको अपन राइट ऑफ करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस से। शेयर कैपिटल एक्वायरर की तो ऐड होगी और इसने जो अपने इतने शेयर इशू किया है वो वाली ऐड होगी। रिजर्व एंड सरप्लस या तो आप बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाल सकते हो और दूसरा तरीका है एक्वायरर का रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होगा और टारगेट का, और जितनी इसकी शेयर कैपिटल पहले थी माइनस जितने इसने शेयर इशू किया है, इसका मतलब होता है कि जितने इसकी कैपिटलाइज नहीं हुई है तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाके ऐड हो जाएंगे, ये दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस एक्वायरर का, रिजर्व एंड सरप्लस टारगेट का, प्लस टारगेट की जो पहले शेयर कैपिटल थी माइनस जितना एक्वायरर ने उसको अपना शेयर कैपिटल दिया, दोनों को माइनस किया तो पता चला कि जितना टारगेट का कैपिटलाइज नहीं हुआ है वो रिजर्व एंड सरप्लस में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द कैपिटल एडिकेसी रेशो एंड ग्रॉस एनपीए रेशो आफ्टर मर्जर। तो मैंने पहले क्या किया, टारगेट का निकाला, एक्वायरर का निकाला, 5% आया, 16% आया इंडिविजुअली। अब दोनों का मर्ज निकालना है तो दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा मर्ज का बन जाएगा। लेकिन कैपिटल एडिकेसी रेशो का फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट असेट। कैपिटल तो गिवन है इसकी भी और इसकी भी, अब रिस्क वेट असेट इसका भी गिवन नहीं है, इसका भी गिवन नहीं है, लेकिन हमको पहले ये गिवन था, ये 5% था और ये 16% था, तो बैलेंसिंग फिगर में ये रिस्क वेट असेट निकाल लूँगा, उसके बाद 180 प्लस 6000 करूँगा, फिर जो भी इसका रिस्क वेट असेट था और इसका रिस्क वेट असेट जो मैंने जो बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाला वो लिख दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को ग्रॉस एनपीए निकालना है। ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट, देखो नॉन परफॉर्मिंग असेट 40% गिवन है, मतलब पैसा 40% किस पे लगेगा, ये पैसा तो वो डूबेगा ना जो मैंने दिया एडवांसेस दे रखा हूँ, तो एडवांसेस पे लगेगा, तो ये 3500 पे लगेगा 40%, तो इसकी नॉन परफॉर्मिंग असेट आ गई, इसकी नॉन परफॉर्मिंग असेट आ गई। इसका मेरे को नॉन परफॉर्मिंग असेट का रेशियो निकालना था, तो मैंने एनपीए दोनों टोटल किया, इसका और इसका डिवाइडेड बाय कर दिया, इसका एडवांस और इसका एडवांस, तो ये आ गया। अब प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर एक्विजिशन, यहाँ पे देखो मैंने n लिखा, ये डेल्टा n लिखा, तो यहाँ पे n प्लस डेल्टा n आ गया। अब n में कितनी प्रमोटर की होल्डिंग थी और डेल्टा n में कितने प्रमोटर की होल्डिंग थी वो आया, दोनों को टोटल किया, ये इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया मेरे पास क्या, परसेंटेज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे एक्वायरर कंपनी का डाटा है, यहाँ पे टारगेट कंपनी का डाटा गिवन है, ये सिनर्जी का कॉलम हो गया और ये मर्ज फर्म का कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका डाटा गिवन है, इसका डाटा गिवन है, और ये सिनर्जी का और ये मर्ज फर्म का। देखो एमजी में जो है ये पीई रेशो क्या बोल रहा है, 1.2x ऑफ इंडस्ट्री पीई, मार्केट प्राइस भी गिवन नहीं है, मार्केट वैल्यू भी गिवन नहीं है, लेकिन मर्ज फर्म का ईए गिवन है और बोल रहा है इंक्लूडिंग सिनर्जी, मतलब इसका ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और इसका ये भी गिवन है, और बोलता है इंक्लूडिंग सिनर्जी है, तो बैलेंसिंग फिगर से मैंने ये निकाल लिया। क्वेश्चन का एडिशनल पॉइंट क्या बोलता है, तो सिनर्जी वैल्यू द टोटल सिनर्जी गेन इंक्रीज इन कंबाइंड एंटिटी वैल्यू, वैल्यू में गिवन है। ठीक है, वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू ओवर द सम ऑफ स्टैंडअलोन वैल्यू इज कैप्ड एट 34,000 करोड़। अब देखो अर्निंग का मेरे को सिनर्जी ऑलरेडी दे रखा है, तो ये बचा हुआ किसका होगा, मार्केट वैल्यू का सिनर्जी होगा, तो ये गिवन हो गया मेरे को, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो मैंने बैलेंसिंग फिगर ये निकाल लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसका पीई रेशो भी निकाल लिया और मार्केट प्राइस भी निकाल लिया इस टारगेट का। अब सेटलमेंट ऑफर पर शेयर ऑफ एमजी, इसने अपना एक शेयर इसके चरणों में जाके रखा, तो बदले में इसको क्या क्या देने वाला है, ये 1000 रुपये कैश प्लस इसका शेयर इनटू प्रीमियम ऑफ 21.69% ओवर द स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू।
स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू मतलब इसका कितना मार्केट प्राइस था 3780 टारगेट का, ठीक है। इसके ऊपर 21.69% प्रीमियम। अब दिमाग में क्या आ सकता है कि 1000 रुपये कैश प्लस इसका जो कितना मार्केट प्राइस था 3780, इसमें और आपको 21.69% प्लस करना है तो 4600 रुपये होता है, और प्लस 1000 रुपये तो 5600 रुपये। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रीमियम है ना वो परचेज कंसिडरेशन के लिए होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रीमियम ऑफ 21.69% ओवर द स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू, यानी कि आप इसका करो 3780 प्लस 21.69%, तो ये मेरा 4600 रुपये क्या हुआ? परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो गई। अब इस 4600 रुपये के दो पार्ट है, 1000 रुपये कैश और बैलेंसिंग के बाद 3600 रुपये का शेयर हम दे देंगे इसको, ठीक है। 3600 रुपये के शेयर देंगे। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन था, और वे टू डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन ये है। अब कितने नंबर ऑफ़ शेयर इशू करेगा? हम इसको कितना 3600 रुपये के वर्थ के शेयर दे रहे हैं। हमारा एक कितने का है? 360, तो 3600 डिवाइड बाई 360 क्या है, तो कितना आता है? 10 शेयर हम दे देंगे इसके, एक शेयर के बदले। अब जो हम 10 शेयर देते हैं वो फिक्स हो गया है कि इसने एक शेयर दिया, बदले में हम इसको हमारे 10 शेयर देंगे, हमने निकाल लिया। अब ये फ्रीज़ हो गया। मार्केट प्राइस भविष्य में गिरता है तो हमको लेना देना नहीं है, हम इतने नंबर ऑफ़ शेयर ही देंगे और जो भी मार्केट प्राइस होगा उतने से देंगे। मान के चलो मार्केट प्राइस 360 की जगह 330 हो गया, तो अब 3300 रुपये के वर्थ के शेयर ही मिलेंगे तुझे। ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, ये एक्वायरर है, टारगेट है, इसकी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर गिवन है, इसका गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और टोटल मर्ज फर्म का गिवन है इतना। तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि इसका कितना है और सिनर्जी कितनी है। देखो, अगर इसके बारे में कुछ भी सिनर्जी के बारे में गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो मान के चलना कोई सिनर्जी नहीं है। तो इसमें से अपन ने 10 लाख माइनस किए तो 3,20,000 रुपये इसके आ जाते हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। डेटर टर्नओवर रेशो दिया हुआ है 3 टाइम, डेटर दिए हुए हैं 10 लाख रुपये। डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, टर्नओवर ऊपर जाता है, डेटर नीचे आता है। टर्नओवर में टर्नओवर हमेशा ऊपर रहता है, डी नीचे आता है। ऊपर क्रेडिट सेल आती है, नीचे आता है एवरेज डेटर। देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेटर टर्नओवर रेशो 3 टाइम लिख दिया मैंने। क्रेडिट सेल कितनी हुई है? अब ये इंटरप्रिटेट मत करना डेटर है मतलब मैंने उधार में ही बेचा होगा तो ये क्रेडिट सेल हो गई, ऐसा नहीं है। ये डेटर जो है ना, एवरेज डेटर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता तो वही गिवन है। ये एवरेज डेटर वाला, ये एवरेज डेटर है, ये फॉर्मूले में याद कर लेना। तो मेरा इससे बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट सेल निकल गई कि उधारी की सेल कितनी है। अब क्वेश्चन में ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ये 5 मैंने यहाँ पे लिखा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री 15 लाख यहाँ फिट किया मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई मेरे पास, जितना मैंने माल बेचा उनकी कॉस्ट। GP रेशो की बनता 20%, मतलब बैलेंसिंग फिगर 80% COGS है, तो मैंने इसका 100% निकाला तो मेरी सेल आ सकती है। वो सेल कितनी है? 93.75 लाख, और यहाँ पे कितनी आई थी? 30 लाख रुपये। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नहीं होता तो हम क्रेडिट सेल को ही हम टोटल सेल मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में जब भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो दोनों गिवन हो तो हम हमेशा प्रीफर करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सेल्स निकालने के लिए। सेल्स दिए, COGS दिया हुआ है, ग्रॉस मार्जिन आया। अब दिया है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 86%। हमने फॉर्मूले में पढ़े थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो, एक तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमने यहाँ पढ़े थे। ये COGS होता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बनता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है। मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना सेल्स पे लगेगा, तो मैंने 86% लगाया। इस पे तो आता है 80,62,500, ठीक है। अब 80,62,500 और 75 लाख को मैं अगर प्लस कर दूँ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी बनती है, कितनी? 155 लाख। और सेल्स कितनी है मेरे पास? 93 लाख की। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेल्स मेरी 93.975 लाख की और कॉस्ट मेरे पास 155 लाख की है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। इसका मैंने 86% निकाला तो मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। और सपोज़ अगर सेल्स मेरी 15 लाख होती, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है 78% होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट,
ये 75% ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशो होता। मैंने इसका 78% लगाया तो आया 19,50,000 रुपये। COGS 20 लाख था। अब बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो क्या कुछ बच ही नहीं रहा, और 50,000 और यहाँ पे ज़्यादा हो गए, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है। मतलब जो हमने 50,000 रुपये यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, COGS से 50,000 रुपये ज़्यादा माइनस हो गए, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर से नहीं आ रहा है हमारा, तो ज़्यादा माइनस हुआ है, तो 50,000 रुपये वापस एड बैक कर देंगे तो EBIT हमारा निकल जाएगा 5.5 लाख रुपये। जैसे ये सेल्स माइनस COGS 20 लाख रुपये, ग्रॉस आई 5 लाख रुपये, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर मैंने यहाँ पे निकाला था, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं रहा था, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ज़्यादा माइनस कर दिए थे, तो हमने वापस से जो ज़्यादा माइनस किए थे यहाँ पे एड बैक कर दिया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं वो मान लिए, तो हमारा डायरेक्ट EBIT आ गया। हम स्टार्ट करते हैं हमारा डीमर्जर। डीमर्जर मतलब क्या होता है, जब कोई पार्ट या डिवीज़न ऑफ अ कंपनी वो अलग हो जाता है या बेच देते हैं हम। जैसे रिलायंस के पास टेलीकॉम का काम था, ऑयल एंड गैस का, रिटेल का, फाइनेंशियल डिवीज़न का काम था, तो रिलायंस ने क्या किया, अपना फाइनेंशियल डिवीज़न अपन से अलग कर दिया, तो ये रिजल्टिंग कंपनी हो गई और ये डीमर्ज कंपनी हो गई हमारी। अब जो इसके शेयर होल्डर्स थे उनके पास मान के चलो 1000 शेयर्स थे, उसको 1000 शेयर्स के साथ साथ ना अब इस कंपनी के भी शेयर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन 1000 शेयर्स में से अब रिलायंस कंपनी के पास आप लेके जाओगे, उसमें से कुछ शेयर में रिलायंस का ठप्पा लगाएंगे और कुछ शेयर में जियो फाइनेंशियल का ठप्पा लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। जितने शेयर थे उतने तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस इसके और इश्यू हो जाएंगे इसके पास। नाउ अब ओरिजिनल शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कितने शेयर होल्ड करेंगे, 1000 और 750 इसके, ये रेशो के हिसाब से होता है। नंबर 21 पे आते हैं। फॉर्चून इंडिया है जिसके 3 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, ये फार्मा इंडिया है जिसके 3 लाख इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक है, यानी कि 3000 शेयर्स हुए। इसमें FMCG डिवीज़न है, फार्मा डिवीज़न है। अब इन्हें सोचा कि फार्मा डिवीज़न को हम अलग कर देते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, तो ये रिजल्टिंग कंपनी हो गई, ये डीमर्ज कंपनी हो गई। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट यानी कि डीमर्ज होने के बाद का प्रॉफिट 11,400 दिया हुआ है किसका, फॉर्चून इंडिया इसका। तो अब इसमें कौन सी कंपनी बची है, केवल FMCG, तो FMCG का ही है। और 1470 फार्मा का है, इसका मार्केट प्राइस गिवन है 24.50। PE रेशियो दिया हुआ है FMCG सेक्टर का और फार्मा सेक्टर का, और बोलता है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फॉर द बोथ कंपनी। मतलब ये सेक्टर जो इनका सेक्टर वाला PE रेशियो है, वो PE रेशियो इन कंपनी का भी वही सेम होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अब ये फार्मा कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे इसके शेयर होल्डर्स को। हमको फार्मा का PE दिया था, मार्केट प्राइस गिवन था, मैंने EPS निकाल लिया, और एस्टिमेटेड अर्निंग भी क्वेश्चन में हमको गिवन थी, किसकी, ये फार्मा की 1470। EPS की भी मैंने ये भी गिवन है, तो नंबर ऑफ़ शेयर आ गया, पता लगा 1500 शेयर्स हो गए फार्मा कंपनी के। अब मेरे को रेशो निकालना है, तो मैंने 1500 डिवाइडेड बाय इसके 3000 शेयर निकले थे ओल्ड टोटल, तो मैंने रेशो निकाल लिया 0.5:1। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, किसी कंपनी की माली हालत सही नहीं चल रही होती है, उसके बहुत ज़्यादा लॉस वॉस हुए पड़े होते हैं, तो हमको रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। कैसे करते हैं, वो कंपनी की मान लो बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड है, असेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, लोन एंड डेट और क्रेडिटर्स है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू होता है उसको कम कर देते हैं, तो लाइबिलिटी साइड कम हुई। अब असेट साइड से मैच करने के लिए हमको असेट साइड भी कम करना होगा, तो हम ये जो लॉस पड़ा हुआ होता है उसको कम कर देते हैं, तो इससे क्या हुआ, लॉस कम हो गया हमारा। अब जो लोन और डेट वाले होते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट रेट कम कर लो। अब जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है फ्यूचर बेनिफिट है, तो वह बेनिफिट नहीं है अभी तो के लिए, लेकिन हम कर देते हैं। हम इनके डेट को क्रेडिटर्स के और ये इन लोगों को जो हमको पैसे देना है उनको बोलते हैं कि आप हम अपना क्लेम जो है ना वो इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, मालिकाना हक में कन्वर्ट कर लो, या थोड़ा थोड़ा पैसा आप भूल जाओ। फिक्स असेट और करेंट असेट को हम अपवर्ड की तरह रिवैल्यू कर लेते हो, तो नेट नेट इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारा लॉस कम हो जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग करते टाइम हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके पहले हमको 2 स्टेटमेंट बनाना होता है, एक बेनिफिट का और यूटिलाइजेशन का। बेनिफिट मतलब जो जो हमको फ़ायदे हुए, कौन कौन से फ़ायदे हुए, जैसे हमने फेस वैल्यू कम कर दी इक्विटी शेयर की, है ना, डेट कम कर दी है, डेट वाले को बोले अपना थोड़ा सा क्लेम भूल जाओ, क्रेडिटर वाले को बोले थोड़ा सा क्लेम अपना भूल जाओ, इंटरेस्ट फॉरगोन कर लो, भूल जाओ, और जो भी अपवर्ड में अपन ने असेट रिवैल्यू किए। अब यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो मैंने P&L का लॉस कम किया, जो भी फिक्टिशियस असेट यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इशू कम किया, और प्रोविज़न बनाया और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट किया। इसमें 3 चीज़ें आती है, राइट ऑफ करना, प्रोविज़न बनाना और असेट की वैल्यू कम करना, ठीक है। बेनिफिट में आता है जो जो आपको फ़ायदे हो रहे हैं, यूटिलाइजेशन में जो जो यूटिलाइजेशन हुआ है, तो बेनिफिट
माइनस मैंने यूटिलाइजेशन किया, तो जो भी पैसा बचता है तो उसको अपन कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 2,14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपये ईच थे, जिसका वैल्यू आती है 200 लाख रुपए। अब रीस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या किया है, इस 100 रुपये वाले को हमने 50 रुपये कर दिए, मतलब ये 200 का 100 लाख रुपए हो गया। ये साइड हमारी कम हो गई, लाइबिलिटी साइड। तो हमको क्या हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड कम हो गया, तो हमको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और ये 14% को हमने 10% में कर लिए, तो ये फ्यूचर बेनिफिट है, अभी काउंट नहीं होगा। वैसे ही 13% डिबेंचर है 200 लाख के, अगर ये लोग पूरा का पूरा हम बोलते कि भूल जाओ तो हमको बेनिफिट में काउंट होता, लेकिन हमने क्या बोले 13 को आप 9% में कन्वर्ट कर लो, तो ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, फ्यूचर बेनिफिट है, ये काउंट नहीं होगा। अब हमने बैंक से लोन ले रखे थे 300 लाख का, इसको रीपे करने के लिए हमने क्या किया, कंपनी ने नई इक्विटी शेयर 6 लाख इक्विटी शेयर इशू करी 25 रुपये का, और सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ जाएगा, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया। ये लोन रीपे करने के लिए हमने ये सारी प्रोसेस की है। हमने क्या किया, हमारा इक्विटी शेयर इशू किए, तो क्या हुआ, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड बढ़ा और कैश आया, मतलब लाइबिलिटी साइड बढ़ी और कैश असेट साइड भी बढ़ी। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड बढ़ा, यहाँ पे कैश बढ़ा, तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ हमको। ये कंप्लीट हो गया हमारा रिस्ट्रक्चरिंग। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अगर देखो वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वैल्यू ऑफ डेट दिए 65, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है अंडर द फॉलोइंग सिनेरियो। अगर वैल्यू ऑफ फर्म दिए 100, तो दोनों को माइनस की तो कितना जाता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी 35, और वहीं पर अगर वैल्यू ऑफ फर्म दिए 60 और वैल्यू ऑफ डेट कितना है 65, तो मैं दोनों को माइनस करूँ तो माइनस में आती है वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है, तो हम इक्विटी को 0 लेंगे, और अब जो वैल्यू ऑफ डेट है वो 65 हो गया, 60 होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू ही 60 है, तो वैल्यू ऑफ डेट 65 कैसे हो सकता है। अब अपन आते हैं 23 में। ये बिजनेस कंडीशन दी है, हाई मीडियम स्लो, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वैल्यू ऑफ फर्म दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ फर्म दिया हुआ है सिंपल का, डिम्पल का। करेंट डेट ऑफ डिम्पल दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या किया है, इधर सिंपल है इधर डिम्पल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में इधर डिम्पल कर दिया और इधर सिंपल कर दिया है, तो ये ध्यान से करना। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी फॉर द स्टैंड अलोन मर्ज एंटिटी। हम पहले करते हैं सिंपल का। ये वैल्यू ऑफ फर्म लिखे हमने, अंडर द अर्ली कंडीशन वैल्यू ऑफ डेट लिखे। अब देखो वैल्यू ऑफ डेट में सिंपल का 460 लाख था, और वैल्यू ऑफ फर्म ही 410 है। ये डेट ज़्यादा है और ये कम है, तो भाई जब वैल्यू ऑफ फर्म ही 410 है तो वैल्यू ऑफ डेट 460 कैसे हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ डेट कितना होगा, केवल 410, और वैल्यू ऑफ इक्विटी 0। और यहाँ पे क्या बोला था, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हमको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकालना है। हम जो 820 है उसमें इंटू करेंगे 0.20 का, 550 में 0.60 का, 410 में 0.20 का, वैसे यहाँ पे 460 में 0.20 का, इसमें 0.60 का, इसमें इसका, है ना, इसमें इसका, इसमें इसका, इसमें इसका, फिर टोटल निकल जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट, इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म। कुछ नहीं करना है, जो हमारा ये निकला था ना वैल्यू ऑफ फर्म, डेट और इक्विटी, उसको प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है और टोटल करना है, तीनों अलग अलग प्रॉब्लम में। सिंपल का होगा वैसे ही डिम्पल का होगा। कॉर्पोरेट एक्शन में राइट इशू के बारे में ये वीडियो से समझ लेंगे हम।